तो आज हम बात करते हैं अधिकार, राइट्स। अधिकार क्या है? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार, अर्थ और प्रकृति। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है। अधिकार व्यक्तियों से संबंध रखते हैं और इसलिए वे राज्य के नहीं होते। अधिकार व्यक्तियों के अधिकार हैं और इसलिए वे उनके विकासार्थ आवश्यक शर्तें हैं। अधिकार हमारे सामाजिक स्वभाव की ही उपज है और इसी प्रकार समाज संबंधी हमारी सदस्यता का परिणाम भी। प्लेटो, जिनका मानना है कि राज्य अकेले ही न्याय प्रदान कर सकता है और व्यक्ति का काम है अपनी योग्यताओं व क्षमताओं से अपने कर्तव्यों को करने का भरसक प्रयास करना। हम इन दार्शनिकों को प्रत्ययवादी भी कहते हैं। दूसरे भी हैं, उदाहरण के लिए जॉन लॉक है। जॉन लॉक एक ऐसे दार्शनिक हैं जो यह दृष्टिकोण रखते हैं कि राज्य साधन रूप में एक साध्य है, हेतु अस्तित्व में है और यह साध्य है व्यक्ति, जिसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिक अधिकार परम पावन और अलंघ्य हैं। यह तथ्य कि व्यक्ति अधिकार रखते हैं आधुनिक युग की एक दृढ़ घटना है जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी के यूरोप में शुरू हुई। यह तथ्य कि यह अधिकार राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध आश्वासन है और इसलिए वे अपना अधिकरण समाज में रखते हैं। ऐसी बातें जो आधुनिक युग में ही जानी गई। अधिकार वस्तुतः दावे हैं, परंतु हर दावा अधिकार नहीं होता। कोई भी दावा अधिकार नहीं है यदि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। वह अधिकार भी नहीं कहलाएगा यदि वह कानूनन संरक्षण प्राप्त नहीं है। कानून संरक्षण का अर्थ है कि वह अधिकार नहीं कहलाएगा यदि वह कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे दावे जो मान्यता प्राप्त नहीं है थोथे दावे हैं। कानूनी रूप से जो बाध्य नहीं है वे शक्तिहीन दावे हैं। दावे जब समाज द्वारा मान्य हो जाते हैं तो अधिकार बन जाते हैं। वे जब राज्य द्वारा माने जाते हैं और लागू किए जाते हैं तो अधिकार बन जाते हैं। अधिकार महज दावे नहीं, वे सामाजिक दावे हैं। वे दावे नहीं हैं परंतु वे दावों की प्रकृति में ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दावे जो स्वभावतः सामाजिक हैं, सिर्फ वही अधिकार हैं। वहाँ कोई अधिकार यथा सामाजिक दावे नहीं जहाँ कोई समाज नहीं। प्रकृति के राज्य से जन्मजात अधिकारों के विषय में बात करना, जैसा कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के पक्षधरों ने दावा किया, महज एक मिथ्या नाम प्रयोग है। सामाजिक दावों के रूप में अधिकार है क्योंकि वे सामाजिक हैं, समाज में अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि समाज अस्तित्व में रहता है और क्योंकि सिर्फ समाज ही उन्हें प्रदान करता है तथा समाज इन्हें उनको प्रदान करता है जो उसके सदस्य हैं। अधिकार समाज के सदस्यों के रूप में इन व्यक्तियों को दिए गए सामाजिक दावे हैं और उन कर्तव्यों की अनुक्रिया स्वरूप पुरस्कारों के रूप में होते हैं जिनका व्यक्तियों ने पालन किया है। अधिकार सामाजिक होते हैं क्योंकि उनके दावे समाज को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक होते हैं और तदनुसार अधिकार कभी समाज के विरुद्ध नहीं होते हैं। कोई भी समाज विरुद्ध अधिकार अस्तित्व में नहीं है। सामाजिक दावों के रूप में अधिकारों को एक और प्रयोजनीय वस्तु रखनी होती है और उन्हें कायम रखना होता है, लागू करना होता है और सुरक्षित करना होता है। यही राज्य की संस्था के पास निभाने को एक निश्चित भूमिका है। यह समाज ही है, न कि राज्य, जो व्यक्तियों को उनके कर्तव्य का पालन कर लेने के बाद उनके अधिकारों से उन्हें पुरस्कृत करता है। राज्य समाज में उन्हें हर एक को प्रदान कर अधिकारों का ढांचा कायम रखता है।
राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को उनके हितों और कार्यकारी अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों या व्यक्ति समूह द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अधिकार सामाजिक दावे हैं, वे शक्तियाँ नहीं हैं। अधिकार व शक्तियों में भेद करना पड़ता है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि करने हेतु शक्ति की एक निश्चित मात्रा बख्शी है। शक्ति एक शारीरिक बल है, यह विशुद्ध ऊर्जा है। मात्र बल के आधार पर अधिकारों की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति है, आवश्यक नहीं कि इसका अर्थ है कि उसके पास अधिकार है। समाज के एक सदस्य के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसके पास अधिकार है। एक पृथक व्यक्ति कोई अधिकार नहीं रखता। वह जो रखती है वह ऊर्जा, शारीरिक बल व पराक्रम है। व्यक्तियों के रूप में हम शक्तियाँ रखते हैं, जो सामाजिक प्राणियों के रूप में तथा समाज के सदस्यों के रूप में हम अधिकार रखते हैं। इसी प्रकार पृथक व्यक्तियों के रूप में हम कोई अधिकार नहीं रखते और सामाजिक प्राणियों के रूप में हम कोई भी शक्ति, अपनी मर्जी से कुछ भी कहने अथवा कार्य करने या आचरण करने का अधिकार नहीं रखते। समाज के सदस्य के रूप में हमारा अस्तित्व होना मात्र ही हमारे लिए अधिकारों को सुनिश्चित कर देता है। अधिकार जब दूसरों द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं तभी वे अधिकार होते हैं। वे उसके बाद व्यक्तियों हेतु सामाजिक रूप से आवश्यक होने वाली शक्तियाँ होते हैं। हवा उसका उदाहरण है। अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे। साथ ही सभी यथार्थ अधिकार समाज कल्याण की शर्तें हैं। इस प्रकार वे अधिकार जिनका कि कोई दावा कर सकता है, अंशतः वे हैं जो उस प्रकार के परिपालन हेतु आवश्यक है जिसकी समाज उससे अपेक्षा करता है। वे उसके सामाजिक दायित्वों द्वारा उसके सह संबंधी प्रतिबंधित है। अधिकार समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों से प्रकट होते हैं। वे इस मान्यता से उभरते हैं कि एक परम कल्याण है जहाँ तक कि प्रत्येक व्यष्टि में अंतर्निहित शक्तियों के विकास द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। अधिकार व्यक्तियों के अंतर्तोगत व मान्यता प्राप्त विधि सम्मत रूप से कायम सामाजिक दावे हैं। समाज के अतिरिक्त ऐसे कोई दावे नहीं जिनके लिए व्यक्ति मांग कर सके। राज्य के अतिरिक्त ऐसे कोई व्यक्तियों के अधिकार नहीं जिनके संरक्षण की कभी कोई अपेक्षा की जाए। समाज हमें अधिकार प्रदान करता है और राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अधिकारों का अर्थ। अधिकार दावे हैं मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक दावे। ये वे जो हकदारियाँ नहीं हैं जो किसी व्यक्ति के इख्तियार में है। प्राचीन एवं मध्यकाल में कुछ लोग विशेष अधिकारों को उपभोग करने के हकदार थे, परंतु इन विशेष अधिकारों को कोई भी अधिकारों का नाम नहीं दे सकता था। अधिकार प्राधिकार नहीं है क्योंकि वे हकदारियाँ नहीं हैं। अधिकारों व प्राधिकारों के बीच अंतर होता है। अधिकार दूसरों पर हमारे दावे हैं जिस प्रकार हम पर दूसरों के दावे हैं। दूसरी ओर हकदारियाँ कुछ को प्रदत्त और दूसरों को देने से इनकार किए गए विशेष अधिकार हैं। अधिकार इस अर्थ में सार्वत्रिक हैं कि वे सभी के लिए आश्वासित हैं। प्राधिकार सार्वत्रिक नहीं होते क्योंकि वे कुछ ही के पास होते हैं। अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए जाते हैं, पर अधिकार कुछ ही को दिए जाते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही। अधिकार न्यायपूर्ण दावे की विषय वस्तु के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, पर अधिकार संरक्षण की विषय वस्तु के रूप में। अधिकार लोकतांत्रिक समाजों में उत्पन्न होते हैं, पर अधिकार अलोकतांत्रिक पद्धतियों के अभिलक्षण हैं। अधिकारों की विभिन्न परिभाषाएं अधिकार हैं जो अधिकार जो है उसके महज एक आंशिक पहलू का ही जिक्र करती है। जेफरसन की यह घोषणा कि मनुष्य अपने सृष्टा द्वारा कुछ निश्चित हस्तांतरीय अधिकारों से संपन्न किए गए हैं, एक ऐसी घोषणा थी जिसमें अधिकारों की नैसर्गिकता का संकेत दिया यथा मनुष्य अधिकार रखते हैं क्योंकि वे प्रकृति से मानव है। यह बात कि आदमी औरतों को शामिल कर अधिकार रखते हैं अथवा यह कि उन्हें अधिकार रखने चाहिए, एक ऐसा सत्य है जिस पर कोई भी प्रतिवाद नहीं करेगा। परंतु यह तथ्य इससे अधिक या कुछ भी नहीं कहता। इस तथ्य में कोई परिभाषा नहीं बताई गई है
हॉलैंड अधिकारों के इस रूप में परिभाषित करते हैं: दूसरों के कर्म को प्रभावित करने की एक आदमी की क्षमता उसकी अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज की शक्ति से। उनकी परिभाषा अधिकारों का वर्णन समाज द्वारा एक आदमी के सुखी बनाए गए कार्यकलापों के रूप में करती है, जिसका अर्थ है कि हॉलैंड अधिकारों का सिर्फ एक सामाजिक दावे के रूप में वर्णन कर रहे हैं। इस बात को कि एक अधिकारों की परिभाषा में अधिकारों के अन्य पहलू भी होते हैं उचित स्थान नहीं दिया गया है। विल्डे अधिकारों की अपनी परिभाषा में सामाजिक दावा पहलू को एक अस्थायी विवेचना देते हैं जब वह कहते हैं, एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता हेतु तर्कसंगत दावा है। बोसांक व लास्की अधिकारों की अपनी परिभाषाओं में समाज और राज्य व आदमी के व्यक्तित्व की स्थितियों को शामिल करते हैं, परंतु वे भी अधिकारों के एक भाग के रूप में कर्तव्य के महत्वपूर्ण पहलू को नामंजूर करते हैं। बोसांग कहते हैं, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा लागू किया गया एक दावा होता है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बगैर कोई आदमी सामान्य रूप से अपनी अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। अधिकारों की एक कारगर परिभाषा में कुछ निश्चित पहलू होने चाहिए। इनमें सामाजिक दावा एक ऐसा दावा जिसका अर्थ है कि अधिकार समाज में ही जन्म लेते हैं और इसी कारण समाज से पहले, समाज से ऊपर और समाज के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता। अधिकारों का एक अन्य पहलू है व्यक्तित्व का विकास पहलू, जिसका अर्थ है कि अधिकार व्यक्ति से संबंध रखते हैं और वे एक महत्वपूर्ण अवयव होते हैं जो अमुक के व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। इस पहलू में सरकार का विरोध करने हेतु व्यक्ति का अधिकार शामिल है। यदि सरकार का कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विपरीत है, अधिकारों की परिभाषा में इसके अतिरिक्त अधिकारों के ढांचे में राज्य की भूमिका जरूर शामिल करनी पड़ती है। यह पहलू इस तथ्य पर जोर डालता है कि राज्य अधिकार प्रदान नहीं करता, वह केवल उन्हें कायम रखता है। लास्की ने कहा कि कोई भी राज्य उन्हीं अधिकारों से पहचाना जाता है जिनको वह कायम रखता है। अधिकार न्यायपूर्ण हक है क्योंकि वे राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। अधिकार सामाजिक रूप से स्वीकृत दावे हैं, जहाँ तक कि उनके आगे वे कर्तव्य चलते हैं जो एक व्यक्ति समाज के एक सदस्य के रूप में रखता है। कर्तव्य अधिकारों से पहले आते हैं, न कि उनके बाद। यह बात इस तात्पर्य से है कि कर्तव्य अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, तथा यही बात है जो अधिकारों को उनकी प्रकृति व उनके व्यवहार में परिसीमित करती हैं। कोई अधिकार संपूर्ण नहीं होता। संपूर्ण अधिकार इस संबंध में एक असंगति है। स्वतंत्रताओं के रूप में अधिकारों व दावों के रूप में अधिकारों के बीच अंतर सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत हेतु एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन चुका है, जैसा कि राफेल निश्चयपूर्वक ठीक ही कहते हैं। अधिकारों की प्रकृति। अभी तक जिस बात पर चर्चा की गई उसके आधार पर अधिकारों के मूल में क्या निहित है यह जानना प्रत्युत सरल है। अधिकारों की प्रकृति अधिकारों के ही नितांत अभिप्राय में निहित है। अधिकार सिर्फ दावे नहीं है, वे दावों के रूप में हैं। अधिकार दावे हैं, परंतु सभी दावे अधिकार नहीं होते। अधिकार वे दावे हैं जो रूप में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। बिना इस मान्यता के अधिकार खोखले दावे हैं। समाज स्वभावतः संगठित है और कोई भी व्यक्ति जाहिर तौर पर उससे परे कोई अधिकार नहीं रख सकता जो कि समाज स्वीकार करता है। अधिकार सामाजिक होते हैं। वे सामाजिक इस अर्थ में हैं कि वे किसी भी प्रदत्त समय बिंदु पर समाज से ही उत्पन्न होते हैं। वे सामाजिक हैं क्योंकि वे कदापि समाज विरोधी नहीं होते, न ही हो सकते हैं। वे सामाजिक होते हैं क्योंकि उनका व्यवहार समाज द्वारा अनुभव किए जाने वाले जन कल्याण के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकार सामाजिक दावों के रूप में मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। ये परिस्थितियाँ पैदा की जाती है, ये बनाई जाती हैं और ये प्रदान की जाती हैं। राज्य समाज से भिन्न इन परिस्थितियों को पैदा और प्रदान करता है तथा बनाता है। राज्य परिस्थितियों को जन्म देकर अधिकार को संभव बनाता है। यह इसलिए एक ऐसा आधार प्रदान करता है जहाँ अधिकारों का उपभोग किया जा सके। यह अधिकारों का जन्मदाता ही नहीं है
वरन अधिकारों का एकमात्र संरक्षक और अभिरक्षक भी है। व्यक्ति विशेष के अधिकारों को छीन लेना राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। व्यक्तियों के विकासार्थ आवश्यक परिस्थितियों के तात्पर्य से यदि राज्य अधिकारों को बनाए रखने में विफल रहता है तो वह उनकी निष्ठा पर अपने दावे का अधिकार खो देता है। अधिकार उस समाज के प्रति अनुक्रियाएं हैं जहां वे अस्तित्व रखते हैं। अधिकारों की विषय वस्तु एक विशिष्ट समय व स्थान पर समाज की रीति व लोकाचार पर बहुत वृहत रूप से निर्भर है। जिस प्रकार समाज व उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, उसी प्रकार अधिकारों की विषय वस्तु भी बदलती है। यह इसी अभिप्राय से है कि हम कहते हैं कि अधिकार परिवर्तनशील है। ऐसे किन्हीं अधिकारों की सूची जो आने वाले सभी कालों हेतु सार्वत्रिक रूप से व्यवहार्य हो, कभी प्रतिपादित नहीं की जा सकती है। अधिकार उस कार्य के प्रति अनुक्रियाएं हैं जो हम करते हैं। वे लाभों अथवा पुरस्कारों का स्वभाव लिए होते हैं। वे हमें तब दिए जाते हैं जब हमने समाज को दूसरे को कुछ दिया हो। यह उसको स्वीकार करने के बाद है जो हम मानते हैं। अधिकार हमारे कर्तव्यों के लाभ मात्र नहीं है, वे वस्तुतः हम जो कार्य संपादन करते हैं उससे संबंध रखता है। अधिकार ही वे प्रतिफल हैं जो दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुपालन के प्रत्युत्तर में हमें उनको द्वारा दिए जाते हैं। अधिकार स्वभावतः संपूर्ण नहीं है। समाज के सदस्य रूप में व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति रूप में उनके अधिकारों व उस समाज के हित के बीच एक समझौते में निहित है जिससे वे संबंध रखते हैं। एक अधिकारों की सूची में यह तथ्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती है जो उच्च श्रृंखल की भांति ऐसी अप्रतिबद्ध हो कि समाज में अराजकता और गड़बड़ी में सहायक सिद्ध हो। अधिकारों का गठन। अधिकारी मानव व्यक्तित्व की अनिवार्य शर्तें हैं। मानव व्यक्तित्व का विकास व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकार व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। भिन्न राज्य व्यवस्थाएं भिन्न अधिकारों को मान्यता देती है। अमेरिकियों को मुहैया अधिकार भारतीयों को उपलब्ध अधिकारों से भिन्न होंगे। एक उदारचरित लोकतंत्रवादी समाज किसी समाजवादी समाज की तुलना में भिन्न अधिकारों को प्रमुखता देगा। यही कारण है कि हम अधिकारों का एक वर्गीकरण करके रखते हैं। नैतिक व मूल्य संबंधी, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में विधि संगत, देश विशेष के संविधान में समाविष्ट अधिकार मूलभूत अधिकार कहे जाते हैं। अधिकार चूंकि मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक मौलिक शर्तें हैं, वे सभी राज्यों की व्यक्तियों को मुहैया कराने होते हैं। मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी अपनी प्रजा हेतु मान्यता देने व कायम रखने हेतु एक प्रेरणा व कार्यसूची के रूप में व्यवहार करती है। जनसाधारण के अधिकार। जनसाधारण को उपलब्ध मुख्य अधिकारों का एक आम ढांचा संक्षिप्त निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसके बगैर अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हैं। इस अधिकार का अर्थ है कि राज्य जीवन के संरक्षण किसी भी क्षति के विरुद्ध रक्षा की गारंटी देता है। यहाँ तक कि आत्महत्या भी एक अपराध माना जाता है। समानता का अधिकार अनेक पहलू रखता है। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रक्षात्मक भेदभाव जैसा कि भारतीय संविधान में पोषित है, समानता हेतु अधिकार का एक अभिन्न भाग है। स्वतंत्रता का अधिकार समानता के अधिकार की भांति अनेक पहलू रखता है। भाषण की, प्रेस की, सभा की, संघ की, आंदोलन की, निवास की, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। इन स्वतंत्रताओं का व्यवहार तर्कसंगत प्रतिबंधों में ही किया जाना होता है। यही बात संविधान द्वारा भारतीयों को प्रदत्त इस अधिकार की चरित्रगत विशेषता है। धर्म, विवेक, आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को उपलब्ध एक अन्य अधिकार है। धर्म एक आस्था व व्यक्ति के अंतर्मन की आवाज़ का विषय है और यथावत वर्तमान राज्यों में नागरिकों को प्रदत्त है। यह अधिकार धर्मनिरपेक्षता को कम नहीं करता है। जहाँ तक कि धर्म को किसी व्यक्तिगत
वस्तु के रूप में लिया जाता है और धर्म व जनजीवन के आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके बगैर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास असंभव हो जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति सार्थक जीवन नहीं चला सकता। अशिक्षा चूंकि एक सामाजिक अभिशाप है, घटाई जानी, दूर की जानी चाहिए। राज्य की हो शिक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व उठाना चाहिए। कुछ निश्चित आर्थिक अधिकारों में शामिल है काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार तथा विश्राम व अवकाश। काम के साथ और बिना भौतिक सुरक्षा के एक व्यक्ति अन्य अधिकारों के सुख भोगने में असमर्थ रहता है। संपत्ति का अधिकार भी एक आर्थिक अधिकार है जिसका अर्थ है संपत्ति रखने और उत्तराधिकारी रूप में उसे प्राप्त करने का अधिकार। इसको उदारचरित लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में लिया जाता है। व्यक्तियों के कुछ राजनीतिक अधिकार भी होते हैं। यही वो अधिकार है जो व्यक्तियों को पूर्ण विकसित नागरिक बनाते हैं। इनमें उल्लेखनीय है वोट देने, चुनाव लड़ने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अधिकारों की सूची प्रदान करता है। इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है और इनमें शामिल है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंतिम एक महत्वपूर्ण अधिकार है जहाँ तक कि यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों के गारंटियों को सुनिश्चित करता है। उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ सामाजिक अधिकारों से ऊपर राजनीतिक अधिकारों की और आर्थिक के ऊपर सामाजिक अधिकारों की प्रमुखता सुनिश्चित करती है। समाजवादी समाजों में यह क्रम उल्टा है। आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार व राजनीतिक अधिकार। एक उदारचरित लोकतंत्रवादी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार समानता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार काम के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा आर्थिक समानता से अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक अधिकार ऐसे समाजों में संपत्ति रक्षा के निजी संपत्ति व्यवस्था ढांचे के भीतर कारगर समानता, नियोक्ता द्वारा शोषण नहीं किए जाने, बेरोजगारी भत्ते के अधिकार तक परिसीमित है। समाजवाद विशिष्ट समाजों में काम का अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर है। शिक्षा का अधिकार स्वतंत्र राय रखने का अधिकार से ऊपर है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अधिकार की प्रकृति, अधिकार क्या है। तो इस प्रकार अधिकारों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वह अधिकारों के बिना हमारा जीवन अधूरा है।